नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके MCQ सीरीज, जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हर वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट MCQs को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हुए चलते हैं। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की 2 क्लासेस को नहीं देखा है, आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको जीके के साथ साथ साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं करते, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को भी यहीं पर कवर कर जाते हैं, जिससे आपका साथ साथ में रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ईच वन टीच वन यह कार्यक्रम आपकी एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। प्रौढ़ शिक्षा से मतलब क्या हुआ? देखिए, ऐसे व्यक्ति जो अपनी जो नियमित एजुकेशन की उम्र है उसको पार कर चुके हैं और अब वो एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कई सारी NGOs के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है, ईच वन टीच वन। ठीक है, तो इसको आपने याद करना है। अगर हम इसकी एज की बात करें, जो प्रौढ़ एज मानी जाती है, 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग इस वर्ग में माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं आपके 2 से 3 जुलाई 1972 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी रचना है? तो यह भी एक काफी फेमस किताब है, अभिज्ञान शाकुंतलम, और यह किताब कालिदास की है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। यह भी आपसे कई बार पूछी जाती है। चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो चमकीला ग्रह जो हमारा ब्राइट प्लैनेट है, यह किसको कहते हैं? यह बोला जाता है वीनस को। जो शुक्र ग्रह है, इसे चमकीला ग्रह बोला जाता है। शुक्र ग्रह को लेकर के ऐसे 2-3 फैक्ट और हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन में आया है, सबसे चमकीला ग्रह, तो भी आप शुक्र बताएंगे। सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो भी आप शुक्र को बताएंगे। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? कहीं पर भगिनी भी लिखता है, तो भगिनी का अर्थ हो गया बहन, तो पृथ्वी की भगिनी या पृथ्वी की बहन भी शुक्र को बोला जाता है। इसके अलावा शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी बोला जाता है। तो ये सारे नाम आपको याद करने हैं शुक्र को लेकर के। एक कंफ्यूजन होता है, आपसे पूछा जाता है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, लेकिन ये गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन है? जो सूर्य से दूसरे नंबर पे आता है, शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? देखिए, जो हमारी संसद है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। जो हमारी संसद है, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक है इसका उच्च सदन, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा। एक है इसका लोअर सदन, जिसको हम कहते हैं लोकसभा, और तीसरा पार्ट है इसका राष्ट्रपति। यहां पर राष्ट्रपति पार्ट है, हमको बताना है नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अंग होते हैं। मुख्य न्यायाधीश संसद का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी काफी इंपॉर्टेंट ये युद्ध था। यह युद्ध आपके 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कई बार डेट सहित पूछ लेता है, तो डेट सहित याद करेंगे। 23 जून 1757 को यह लड़ाई लड़ी गई थी। किस किस के बीच ये लड़ाई हुई थी? तो बंगाल का जो उस समय नवाब था, उनका नाम था सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ थे अंग्रेज सेनापति का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है प्लासी का युद्ध, जिसमें बंगाल का नवाब मारा जाता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इस युद्ध में जो नवाब का एक सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, ये नवाब के साथ धोखा देता है उसे, और इसी की वजह से अंग्रेज यहां पर जीतने में कामयाब हो जाते हैं। इसी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं?
तो देखिए, जब इंडिया के प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देते हैं, ये अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा देते हैं तो ये अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं। तो दोनों एक दूसरे को ही इस्तीफा देते हैं, इसको आपने याद करना है, ठीक है। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है हमारा, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? तो हमारे दिमाग का कार्य क्या होता है? हमारे दिमाग का कार्य होता है सोचना और शरीर का संतुलन बनाना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, रक्त से शुद्ध होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना, रक्त को शुद्ध कौन करता है यहां पर, ठीक है। इंग्लिश वाला सही है, ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय। तो ब्लड को छानने का काम हमारे गुर्दे करते हैं, हमारी किडनी करती है। किडनी का मुख्य काम ही यही होता है, ब्लड को प्योर करना और जो फालतू की चीजें हैं उनको यूरिया के रूप में बाहर निकालना। कौन करता है? गुर्दा, किडनी करता है। नेक्स्ट है हमारा, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, टेम्परेचर मापने के लिए जो थर्मामीटर बनाए जाते हैं, इसमें आपकी मरकरी का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मरकरी यानी पारा। अगला है, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है? तो इनमें से कौन है जो बिजली का अच्छा कंडक्टर है? यह है आपका कॉपर। जो तांबा होता है बिजली का अच्छा सुचालक है इन सभी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी-बेरी रोग की अगर हम बात करें, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, यह आपसे लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम यहां पर सभी विटामिन के बारे में देखेंगे कि इनकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। अगर हम बेरी-बेरी की बात करें तो यह विटामिन बी की कमी से होता है। जो विटामिन बी है इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, इस तरीके से। तो यहां पर तो सिर्फ ABCD दिया है, तो आप इजीली टिक करेंगे विटामिन बी। अगर ऑप्शन में होता B1, B2, B3 इस तरीके से, तो आपको याद करना है विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अब किस विटामिन से कौन सा रोग होता है उसको भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल होता है। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, रेटिनॉल किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से हमने देखा बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, आंखें लाल होती हैं। विटामिन B3 की कमी से पैलाग्र रोग होता है, ठीक है। जो पैलाग्र रोग होता है जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, वो विटामिन B3 से होता है। विटामिन B5 की अगर हम बात करें तो बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होना, ये विटामिन B5 की कमी से होता है। विटामिन B7 की बात करें तो इससे लकवा होने के चांसेस होते हैं। और इसके बाद 3 विटामिन आते हैं, विटामिन 6, विटामिन 11, विटामिन 12, ठीक है। विटामिन B6, B11, B12, इन सब से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग बहुत बार पेपर में आता है, किसकी कमी से होता है? B6, B11, B12। इसके बाद विटामिन सी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है, जिसको सूखा रोग कहते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होती है। और विटामिन के की बात करें, विटामिन के की कमी से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून का थक्का नहीं जमता है, विटामिन के की कमी से। यानी अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट लग जाती है तो आप देखते हैं थोड़ी देर के लिए खून आता है, थोड़ी देर बाद वो खून वहां पर जम जाता है। अगर व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो खून का थक्का नहीं जमेगा, खून लगातार बहता रहेगा। तो इसको आपने याद करना है। ये सारे विटामिन जिसकी कमी से जो रोग होते हैं सब हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट है हमारा, एटीपी क्या होता है? तो एटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है। देखिए, एटीपी को शेल की एनर्जी करेंसी बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? वो है एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था? तो देखिए, अर्नेस्ट हैकेल की बात करें, आपने एक शब्द सुना होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? इसी हैकेल ने दिया था, ठीक है। जो इकोलॉजी शब्द होता है पारिस्थितिकी, यह शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। इसके द्वारा एक नियम भी दिया गया जिसको कहा जाता है द बायोजेनेटिक लॉ। ये किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है।
यही दो क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहला, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? इकोलॉजी शब्द हैकल ने दिया, और इस लॉ को किसने दिया? ये भी हैकल ने दिया। ठीक है, देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है इकोलॉजी और एक होता है इकोसिस्टम। इकोलॉजी तो हैकल ने दिया, इकोसिस्टम टैंसले के द्वारा दिया गया है, तो इसका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है? तो बर्फ के पिघलने का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला है, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड है, ब्लड का मुख्य तत्व ही क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? तो आप बताएंगे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, परमाणु के अंदर, उसमें आपके ये दोनों होते हैं, इसे प्रोटॉन कर देना। अगला है हमारा, पारे में मिले मिश्र धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी कि कोई भी धातु अगर हम उसे पारे के साथ यानी मरकरी के साथ मिलाते हैं वो आपका अमलगम कहलाता है, पारद धातु मिक्सचर कहलाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरीके से बनता है कि जो अमलगम है, ठीक है, एग्जाम में भी आपको हिंदी में भी अमलगम लिखकर देता है, जो अमलगम है इसमें किसका मिक्सचर होता है, धातु के साथ किसको मिलाया जाता है? तो किसी भी धातु के साथ पारा मिलाने पर हमें अमलगम मिलता है। तो अमलगम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी तत्व क्या है? वो है पारा यानी मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो एमोनियम क्लोराइड के सूत्र की अगर हम बात करें Na4Cl इसका सूत्र होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? तो लोहे में जंग लगना इसे बोला जाता है केमिकल चेंज। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन बनते हैं कौन सा फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है? तो लोहे में जंग लगने की प्रकृति आपकी क्या कहलाती है? केमिकल चेंज कहलाता है। अगला है, पेनिसिलिन क्या है? यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का, और पेनिसिलिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे अलग अलग स्टेट्स के भी, तो भी आपको यह दिख जाएगा। जो पेनिसिलिन है यह एक एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। दुनिया का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को माना जाता है 1928 में इसकी खोज होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन बनता है दुनिया का पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया? आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब बनाया? 1928 में। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? तो कौन सा है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है? सही आंसर है न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? यानी कि इनमें से कौन है जो कंपाउंड नहीं है? सही आंसर है वायु। वायु क्या होती है? वायु एक मिक्सचर होती है, कंपाउंड नहीं होती है। वायु क्या है? एक मिक्सचर है, यौगिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? तो कोल्ड ब्लड इनमें से किसका है? यह होता है रोहू, फ्रॉग और कोबरा का। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर भी लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तीन ही हमारे पास खगोलीय पिंड है यहां पर, इन्हीं तीनों का काम है। एक है आपका सूर्य, एक है आपका अर्थ और एक है आपका मून यानी कि चंद्रमा। जब सूर्य और मून के बीच में पृथ्वी आती है, ठीक है, सूर्य के बीच में और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है उसे बोला जाता है चंद्र ग्रहण। सूर्य कभी भी अपनी लोकेशन को चेंज नहीं करता है, यही दोनों चेंज करेंगे, इसको ध्यान रखना। जब यहां पर आपका चंद्रमा आ जाए, यहां पर आपकी पृथ्वी यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, तब होता है आपका सूर्य ग्रहण। तो इसको आपने याद करना है। यानी अगर चंद्रमा बीच में होगा तो वो सूर्य ग्रहण होगा, और अगर पृथ्वी बीच में होगी तो वो आपका चंद्र ग्रहण होगा। इसको आपने याद करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो यह है आपका सूर्य ग्रहण।
और जब पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाए यह है आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। राज्यों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो उस राज्य का जो हाई कोर्ट है वहां के जो चीफ जस्टिस हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड की राजधानी कहां स्थित है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। उत्तराखंड की राजधानी आप जानते हैं देहरादून में है। अब इसको लेकर के एक और बात आपको याद करनी है, उत्तराखंड की अब दो राजधानी है। एक है उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी और एक है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। अगर आपसे ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो यह है गैरसैंण, ठीक है, चमोली जनपद में है। और अगर शीतकालीन पूछेगा तो देहरादून है। दोनों को आपने याद करना है। अगली बार होगा आपसे सिर्फ ऐसा नहीं पूछेगा उत्तराखंड की राजधानी बताइए, आपसे पूछेगा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बताइए, तब आंसर होगा गैरसैंण। शीतकालीन पूछेगा तो आंसर होगा देहरादून। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो काफी फेमस ग्रंथ है रामचरितमानस, भारत का बाइबल इसको बोला जाता है। इसके रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। रामचरितमानस को लेकर के और तुलसीदास को लेकर के दो तीन बातें आपसे पूछी जाती हैं, उनको भी यहीं पर नोट करते हुए चले। पहला क्वेश्चन बनता है, जो ये तुलसीदास हैं ये किसके समकालीन थे? तो जो मुगल सम्राट था अकबर, ये इसी के समकालीन थे। ठीक है, और अकबर के ही काल में 1574 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी। तो ये ग्रंथ इन्होंने कब लिखा? 1574 में लिखा। ठीक है, दूसरा, किस भाषा में लिखा? तो इन्होंने इसे अवधी में लिखा। इसको भी आप याद करेंगे, भाषा बहुत बार पूछी जाती है, किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में लिखा है। तीसरा, रामचरितमानस को तुलसीदास ने कितने कांड में लिखा है? कितने कांड हैं इसके अंदर? तो इसमें आपके टोटल 7 कांड हैं। कौन कौन है? पहला कांड है इसके अंदर बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा है आपका अरण्य कांड, चौथा है आपका सुंदर कांड, पांचवा किष्किंधा, छठा लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। तो 7 भागों में 7 कांडों में लिखी गई है रामचरितमानस। क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा वाला कौन है? तो सबसे बड़ा है चौथा कांड है जो सुंदर कांड, और सबसे छोटे की बात करें सबसे छोटा है 5वां वाला किष्किंधा कांड। इनको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राजवंश की अगर हम बात करें, इनमें से सही आंसर है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश लगभग 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था। ठीक है, और इसके लगभग 500 साल के बाद गुप्त वंश आता है, और गुप्त वंश के खत्म होने के बाद आपका वर्धन वंश आता है। इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? मौर्य राजवंश। कौन था इसका संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं। आज हमने इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।